गुड मॉर्निंग बच्चों आज अपन मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। देखिए, मानव भूगोल का जो अध्ययन है उसको करते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। मानव भूगोल के जो सिद्धांत हैं उसमें ये बताया गया है कि मानव भूगोल का कोई भी दृश्य, चाहे वो प्राकृतिक वातावरण से संबंधित हो या सांस्कृतिक वातावरण से, उसमें प्रति क्षण हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। हम उदाहरण लें कि यदि हम कोई मकान बनाते हैं और जब से बनाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे उसमें शुरू करने से लेकर और पूरा होने तक हमें रोज़ कुछ न कुछ उसमें बदलाव दिखाई देते हैं। या हम एक उदाहरण लेते हैं कि मानव जब स्वयं बच्चे के रूप में जन्म लेता है, धीरे धीरे बढ़ता है। पहले बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आता है और उसके साथ साथ हमारे शारीरिक जो परिवर्तन हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब क्या है, मानव भूगोल के जो सिद्धांत हैं उनके अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। परिवर्तन या क्रियाशीलता वातावरण के तत्वों के संयुक्त प्रभाव से प्रभावित होते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि वातावरण का कोई भी तत्व अकेला काम नहीं करता, बल्कि कोई भी भूदृश्य कई कारकों के परिवर्तन के फलस्वरूप हमारे अस्तित्व में आता है। उदाहरण के लिए, जैसे हम सूर्य ताप से वायु का तापमान बढ़ता है, वायु भार में परिवर्तन होता है। इस कारण क्या होता है, वायु में गति उत्पन्न होती है। आर्द्र वायु जब पर्वतीय ढालों पर ऊपर चढ़ती है और ऊंचाई पर ताप कम होता है, ताप कम होने से क्या होगा, वायु में जल वाष्प को रखने की क्षमता कम हो जाती है। फलस्वरूप क्या होगा, संघनन होगा, बादल बनेंगे, वर्षा होगी। अर्थात इससे हमें क्या पता चलता है कि वातावरण का कोई भी तत्व अकेले नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभावित होते हैं। अब आता है कि मानव भूगोल के तथ्यों की उत्पत्ति, उनके आपसी संबंध, मानव के वातावरण के संपर्क, इन सब का अध्ययन कुछ नियमों पर आधारित होता है। इन नियमों को मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कहा गया है। मूल सिद्धांत को 3 भागों में बांटा गया है: क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत और वातावरण समायोजन का सिद्धांत। पहला आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत में भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के सभी तत्व परिवर्तनशील हैं। प्रत्येक क्षण हम प्रत्येक वस्तु में किसी न किसी प्रकार का बदलाव हमें दिखाई देता है। इसके लिए ब्रून्स महोदय ने एक परिभाषा प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा है कि हमारे चारों ओर जितनी वस्तुएं हैं वे सभी परिवर्तनशील हैं। उनका आकार या मात्रा या रूप या गुण बदल जाते हैं। तो उनका कहना है कि वास्तव में संसार भर में कोई भी वस्तु सदैव स्थायी नहीं रहती, उसमें हमें
परिवर्तन दिखाई देता है। हम बात करें कि हमारी जो पृथ्वी है हर समय क्या करती रहती है, अपनी दूरी पर घूमती है और तीव्र गति से आकाश में सूर्य की परिक्रमा करती है। हर एक क्षण में वायुमंडल में गर्मी या ठंडक की मात्रा बदलती रहती है। दिन रात का दृश्य हमें लगातार दिखाई देता है। वायुमंडल में पवन हर समय चलती है, कभी धीमी गति होती है और कभी तीव्र गति होती है। धीमी गति होती, कई बार हम उसका अनुभव कम करते हैं, बवंडर कई बार बवंडर आते हैं, वो हम उनका अनुभव ज़्यादा करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो क्रियाशीलता का या परिवर्तन का सिद्धांत है वो सदैव गतिशील रहता है। कई बार हमें अनुभव नहीं होता है, जैसे ऐसा माना जाता है कि जो हमारी वनस्पति है वो निरंतर उसमें वृद्धि हो रही है, पर हम उसको हर क्षण नहीं माप पाते। देखते हैं, हमने आज देखा आपका पौधा छोटा है, कल देखेंगे तो थोड़ा और बड़ा होगा, अगले दिन देखेंगे धीरे धीरे क्या होता जाता है। हम उसकी हर सेकंड बढ़ी हुई लंबाई को माप नहीं सकते, हम उसको देखकर ही अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी के तल पर हर समय परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ जो हैं वो 6 प्रकार की होती हैं। पृथ्वी के सौर संबंध या ग्रही संबंध, पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियाँ जिसको टेक्टोनिक फोर्सेस कहते हैं, सौर शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जैव शक्ति और स्वयं मानव शक्ति। पहला आता है पृथ्वी के सौर संबंध। पृथ्वी हमारे सौरमंडल में एक ग्रह है जो अपने अक्ष पर भ्रमण करने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है। अब इन सारे सौर संबंधों के कारण ही पृथ्वी पर हमें दिन रात है, ऋतुएं हैं, ताप पेटियां हैं, पवन पेटियां हैं, ये सब दिखाई देती हैं। दूसरा है पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियां। विवर्तनिक जो शक्तियां हैं उनके द्वारा हमें 2 प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं या 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक प्रकार का परिवर्तन तो होता है वो बहुत ही धीमी गति से होता है और दूसरा होता है और दीर्घ काल तक उसका हमें प्रभाव दिखाई देता है। जैसे कि पर्वतों में मोड़ बनना है या किसी प्रदेश में उभार उठना है अथवा नीचे धंसना है। दूसरे प्रकार का परिवर्तन होता है जो कि हमें शीघ्र ही दिखाई देता है या अचानक दिखाई देता है, जैसे भूकंप आना या ज्वालामुखी विस्फोट। तीसरा है सौर शक्ति। सूर्य की शक्ति सूर्य ताप से बाह्य शक्तियां उत्पन्न होती हैं जो कि भूतल पर परिवर्तन करती हैं। सूर्यता के द्वारा वायुमंडल का ताप और हवा का जो भार है वो बदलता है। सूर्य शक्ति के कारण ही वनस्पति उगती है, पशुओं मनुष्यों को जीवन शक्ति प्रदान होती है। इससे हमें वर्षा भी मिलती है, सूखा भी होता है, दिन रात है, ऋतुओं का परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, ये सब सौर शक्ति के ऊपर आधारित होते हैं। फिर आता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पृथ्वी जो हमारा धरातल है या पृथ्वी है उसके केंद्र में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, खींचती है। हम कोई भी चीज़ ऊपर उछालते हैं वो क्या होती है, वापस धरातल पर आ जाती है।
या इसी प्रकार से अगर हम कोई जल ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है, वायुमंडल में की जो परतें हैं, परतों में सबसे अधिक वायु कहाँ एकत्रित होती है? निम्न परतों में। मनुष्य को जीवित रहने के लिए हर समय सांस लेना होता है, जिसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। तो गुरुत्वाकर्षण इस ऑक्सीजन वायु को खींच के धरातल पर, जो पृथ्वी तल है, उसके समीप लाकर एकत्रित कर देती है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमें क्या करती है? नियमितता में बदलती है। यह क्रिया हर समय होती रहती है। फिर आता है जैविक शक्ति। वनस्पति और जीव जंतु हर समय धरातल पर परिवर्तन करते हैं। वनस्पति से शैलों का आवरण मिलता है। वनस्पति के द्वारा जो हमारी शैलें हैं या चट्टानें हैं, अगर वो ढकी हुई होती हैं तो उनका अपरदन कम होता है। और वनस्पति की जड़ें नरम शैलें होती हैं, उनमें दरारें भी पैदा करती हैं, तो कटाव भी करती हैं। दोनों ही काम करती हैं, उनको संरक्षित भी करती हैं और उनका कटाव भी करती हैं। जड़ों में ह्यूमस अम्ल निकलता है, जो शैलों के क्षय होने में सहायक होता है। तो जो जैविक शक्तियाँ हैं, ये हमारी मिट्टी को या जो वनस्पति है उसको लाभ भी पहुंचाती हैं और हानि भी पहुंचाती है। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो गड्ढे खोदते हैं, जिससे मिट्टी मुलायम होती है, कटाव होता है। कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, भुरभुरा बनाते हैं। तो फिर आता है मानव शक्ति। मानव भी भूतल पर परिवर्तन करता रहता है। वो कैसे करता है? क्या करता है? कहीं वन काट के खेत बना लेता है, कहीं नहरें निकाल लेता है, कहीं सड़कें बनाता है, कहीं सुरंगें खोदता है, कहीं खानों से खनिजों को निकालने का काम करता है, समुद्रों से मछलियों को पकड़कर उनकी संख्या को कम करता रहता है, कहीं पर अपनी बस्तियां बनाकर अनेक प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्य बनाकर जो हमारा धरातल है उस पर परिवर्तन करता रहता है। तो मानव स्वयं भी क्या है? परिवर्तन करता है। मनुष्य भी, इसलिए कहा गया है कि मनुष्य भी परिवर्तनशील है। हमारे विश्व में अगर हम देखें तो हमारे जितने भी गांव हैं, नगर हैं, उनकी जनसंख्या को अगर हम देखते हैं तो किसी नगर में जनसंख्या बढ़ जाती है और किसी में घट जाती है। और जो हमारे नगर हैं या ग्राम हैं, उनमें भी जैसे मानव जीवन में अवस्थाएं आती हैं, शैशवावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इसी भांति जो ग्राम या नगर हैं, इनमें भी ये अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा है, ये कब किसी समय में बहुत बड़े नगर हुआ करते थे, इनकी सभ्यता थी जो प्रचलित थी। आज वो क्या हो गए? धरातल के नीचे दब गए। इसी भांति अशोक काल में नालंदा और तक्षशिला बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे जो प्रख्यात थे। अब उनकी जगह हमें क्या दिखाई देता है? केवल खंडहर दिखाई देते हैं। वो क्या हो चुके? बिल्कुल ही समाप्त हो चुके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। इसलिए हमें मानव संस्कृति की क्रियाओं का अध्ययन इस प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार की क्रियाशील अंगों का अध्ययन किया जाता है। तभी हम उसकी प्रगति की दिशा और प्रगति को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। दूसरा आता है पार्थिव एकता का सिद्धांत। भौगोलिक तथ्यों का अगर हम पूर्ण रूप से अध्ययन करें तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।
जैसे कि वातावरण के विभिन्न तत्व आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। जो संपूर्ण हमारा धरातल है वो एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समस्त जो हमारा धरातल है उस पर जो भौतिक नियम हैं वो क्रियाशील होते हैं। प्राकृतिक तथ्यों की भांति ही मानव के जो तथ्य हैं वो भी पार्थिव एकता से संबद्ध हैं। पृथ्वी तल पर सभी जगह भौतिक वातावरण का जो प्रभाव है वो मानव पर भी होता है और सभी जगह मानव अपना अनुकूलन करता है उस वातावरण का जो प्रभाव है उस। अब ये जरूर है कि मानव की जो अनुकूलन की विधियां हैं या अवस्थाएं हैं वो भिन्न भिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में हमें भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं। प्रत्येक प्रदेश में जितने भी जीवधारी हैं वो आपस में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करके ही अपनी सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। जब तक जीव जंतु या मानव वातावरण के साथ समायोजन नहीं करेगा वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा। किसी भी क्षेत्र किसी भी प्रदेश में हो वहाँ की जो भूमि की बनावट है, जलवायु के तत्व हैं जैसे तापमान है, वायुभार है, वर्षा है, मिट्टियाँ हैं, वनस्पति है, पशु जगत हैं, ये एक दूसरे पे क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं और उन सब के पारस्परिक संयोग से प्रत्येक तत्व की सत्ता बनती है और ये परिवर्तित होती है। हम एक उदाहरण लें। मान लो कि वनस्पति की उत्पत्ति भूमि, जलवायु और मिट्टी पर निर्भर है। मिट्टियों के निर्माण में भूमि और जलवायु के प्रभाव के साथ साथ वनस्पति का भी प्रभाव होता है। इसलिए मिट्टियों का वर्गीकरण हम क्या करते हैं, वनस्पति के आधार पर भी करते हैं। तो क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रत्येक तत्व है जो प्राकृतिक तत्व है वो एक दूसरे पर आधारित है। इस सिद्धांत से हमें पता चलता है कि वातावरण के सभी तथ्य चाहे वो प्राकृतिक हों अथवा सांस्कृतिक एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मानव भूगोल का कोई भी दृश्य एक से अधिक कारकों के यौगिक प्रभाव से ही अस्तित्व में आता है। अब आता है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, जो तीसरा सिद्धांत है, तीसरा प्रकार है। विभिन्न प्रदेशों के वातावरण के द्वारा जो हमें सीमाएं निर्धारित की गई हैं उन सीमाओं के अंदर ही वहाँ का जो मानव वर्ग है वो अपनी आवश्यकताओं, क्षमताओं और छांट के अनुसार वातावरण के साथ समायोजन करके उन प्रदेशों का क्षेत्र संगठन करते हैं। हमने पीछे देखा था कि वातावरण के दो अंग बताए गए थे, प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। तो इन दोनों प्रकार के जो वातावरण का प्रभाव है वो मानव जीवन की जो क्रियाकलाप है उन पर दोनों प्रकार का ही सांस्कृतिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है और भौतिक वातावरण, ये दोनों ही प्रभाव डालते हैं मानव के ऊपर।
प्राकृतिक वातावरण में प्रादेशिक स्थिति है हमारी, भूमि की बनावट है, जलवायु है, मिट्टियाँ हैं, खनिज पदार्थ हैं, जल राशियाँ हैं, वनस्पति है और जीव जंतु है। ये तो सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक वातावरण। ये प्राकृतिक वातावरण के जो तत्व हैं वो मानव की रहन सहन और उनकी क्रियाओं पर छांट की सीमाएं निर्धारित करते हैं। मानव क्या करता है? उन्हीं सीमाओं के अंतर्गत रहकर अपने शारीरिक और आर्थिक क्रियाकलापों का समन्वय स्थापित करता है। सांस्कृतिक वातावरण जो है वो मनुष्य के द्वारा निर्मित किया हुआ भूदृश्य है, जिसके अंतर्गत मानव के घर हैं, आवागमन के साधन हैं, सिंचाई के साधन हैं, परिवहन है, संचार के साधन हैं, मानव का व्यवसाय है, मानव का श्रम विभाजन है, कारखाने हैं, बैंक है, साहित्यिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक और राजनीतिक संस्थाएं हैं। इन के अलावा सामाजिक व्यवस्था है, प्रथाएं हैं, जीवन के मान हैं, ये सारे के सारे सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिला के ये है कि जो भौतिक वातावरण है या प्राकृतिक वातावरण है वो प्रकृति के द्वारा निर्धारित होता है। मानव क्या करता है? प्रकृति मानव के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित कर देती है और मानव उन सीमाओं के अंदर रहकर अपनी शारीरिक और आर्थिक क्रियाएं करता है। सांस्कृतिक वातावरण है वो मानव द्वारा निर्मित होता है। तो ये दोनों में अंतर है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के जो भिन्न भिन्न तत्व हैं वो मनुष्य के भोजन, वस्त्र, निवास, व्यवसाय और सामाजिक संस्कृति पर प्रभाव डालते हैं। मानव किस क्षेत्र में रह रहा है? अगर ठंडा क्षेत्र है तो वहाँ के जो क्रियाकलाप हैं, सांस्कृतिक वातावरण है, भोजन है, वस्त्र हैं, वो अलग प्रकार के होंगे। अगर वो ठंडे प्रदेश में रह रहा है तो वहाँ की सारी क्रियाकलाप उस क्षेत्र के आधार पर होगा। ठंडा क्षेत्र है, मानव ऊनी कपड़े पहनेगा, अधिक से अधिक जो हीटर हैं उनका प्रयोग करेगा, उनका खान पान वहाँ का अलग होगा, गर्म क्षेत्रों का अलग होगा। तो मनुष्य और उनके प्रभाव के अनुकूल ही अपने रहन सहन का जो वातावरण है उसके आधार पर अपना अनुकूलन करता है। इसके अलावा कभी कभी उसके साथ परिवर्तन करने की कोशिश भी करता है। तो इन क्रियाओं को कहा जाता है वातावरण समायोजन। वातावरण में आवश्यक परिवर्तन मनुष्य अपनी आवश्यकताओं, अपनी शक्तियों, अपनी रुचियों के अनुसार करता है। तो ये सिद्धांत, 3 सिद्धांत हैं वातावरण के: क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिविकता का सिद्धांत और वातावरण का सिद्धांत। तो इस तरह से बच्चों ये हुआ मानव भूगोल के मूल सिद्धांत।